नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम लोग आगे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं आज। तो राष्ट्रीय उद्यान के विषय में देखेंगे, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं संक्षिप्त में नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम बात करें या मुताबिक बात करें तो नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति, जैव संरचना के महत्व एवं संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। मतलब एक बात यहाँ पे निकल के आई कि नेशनल पार्क जो है वो गठित किया जाता है राज्य के सर द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। मतलब भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक कि नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, भू आकृति, जैविक संरचना के महत्व, संरक्षण, प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको कहते हैं। ठीक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद करिए, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर फंसने की चांसेस आपके ज्यादा होते हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात सोचेंगे तो दिमाग में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। पर्याप्त पारिस्थितिकी, जियोमॉर्फिकल तथा प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार भी कतिपय परिस्थिति में नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। ध्यान से सुनना कि केंद्र सरकार किसी आपातकालीन परिस्थिति में, कह सकते हो, भी उसको लगता है तो नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। तो यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर स्टेटमेंट में यह आ जाए कि यार नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है, तब भी सही नहीं है क्योंकि वहां राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार के पास केवल सकती है तो ये तो फिर सरासर गलत है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब एक ऑप्शन में होगा ही, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही है। भारत में नेशनल पार्क IUCN के अंतर्गत श्रेणी सेकंड में सूचीबद्ध किए, श्रेणी सेकंड में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र हैं। IUCN की जो श्रेणी है उसमें सेकंड नंबर की श्रेणी वो किससे संबंधित है? नेशनल पार्क की। भारत में पहला नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, जो कि अब कहाँ है? उत्तराखंड में है। पहले भी उत्तराखंड में ही था, जिसे उत्तरांचल बोलते थे। ठीक, वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्याप्त पारिस्थितिकी, प्राणी जाति, वनस्पति जाति, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक, प्राणी शास्त्रीय महत्व का है। ठीक, अभ्यारण्य को वन्यजीव उनके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार, विकास के उद्देश्य से घोषित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, अभ्यारण्य को वन्यजीव की एवं उनके पर्यावरण की रक्षा, उनके प्रसार, उनके विकास के उद्देश्य से घोषित किया जाता है। अभ्यारण्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है, जो कि दी जा सकती है। एक एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें कैगा 2006 अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर्यावरण संबंधी अधिनियम 2006 ऐसे करके था एक्ट वो, और उससे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। इसके अंतर्गत इनको ये सुरक्षा दी जा सकती है, अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त दावों के निपटारे के दौरान अभ्यारण्य को अंतिम रूप से अधिसूचित करने से पहले जिलाधिकारी समहर्ता अभ्यारण्य की समीक्षा के भीतर किसी भी भूमि या उस पर किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। मतलब कहने का, अभ्यारण्य घोषित हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस जो प्रोसेस में होगा अभ्यारण्य घोषित होने के, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत अगर जिलाधिकारी या फिर वहां का मालिक, भू मालिक या प्रधान अगर चाहे पट्टा देना चाहे, या फिर किसी प्रकार से वहां पर जो निवास करते हैं उनको अधिकार देना चाहता है उस भूमि का, तो वो दे सकता है। वो जारी रहेगा आफ्टर द अभ्यारण्य घोषित होने के बाद भी। ठीक, आगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है, यही मैं बताने वाला था, और ये देखिए स्लाइड में आ भी गया है। तो अभ्यारण्य किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं है, और यहां पर अधिकारों की कुछ अनुमति दी जा सकती है।
किसी भी पशु को चराने की अनुमति नहीं हो सकती, बल्कि अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में मुख्य वन जीव संरक्षक इसे विनियमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान से हटाने के लिए राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि अभ्यारण्य से किसी भी वन जीव या वन उत्पाद को हटाने या दोहन करने के लिए राज्य वन जीव बोर्ड की स्थिति की आवश्यकता होती है। दोनों में होती है, तो फिर क्या डिफरेंस रह गया। संरक्षण रिजर्व की बात कर लेते हैं। जो हमने अभी तक नेशनल पार्क पढ़े, अभ्यारण्य पढ़ लिया, हम संरक्षण रिजर्व पढ़ रहे हैं, उसके बाद सामुदायिक रिजर्व पढ़ रहे हैं। RAS 2018 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया कि भारत में निम्नलिखित जो पॉइंट दिए हैं, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, ये कितने कितने हैं, और उनके सामने कुछ संख्याएं दे दी गई, मिसमैच करके उनको बोला गया इनको सही मैच करवाएं। और मैच करवाने के लिए जैसे दिया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 577 उस समय पर थी, ये दिखा रहा था। 106 नेशनल पार्क के थे। सामुदायिक भूमि वो 55 के करीब थी, मैं बता भी चुका हूँ। संरक्षण रिजर्व कितने थे वो भी मैं एग्जैक्टली नहीं याद है कितने हैं, 18 या 20 ऐसे ही समथिंग में होंगे, ठीक। तो इन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो संरक्षण रिजर्व की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में जो है संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ते हैं, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा, यहाँ पर राज्य सरकारों की इंपॉर्टेंस आ गई। आपने पढ़ा अभ्यारण्य को राज्य सरकार, नेशनल पार्क राज्य सरकार, संरक्षण रिजर्व राज्य सरकार, इन सब में राज्य सरकार का ही रोल है, राज्य सरकार ही इनको घोषित करती है। तो राज्य सरकार द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में, सरकार का जहां स्वामित्व हो, जहां अधिकार हो, वहां पर किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य के आसपास होना चाहिए ऐसा क्षेत्र। ये कह रहे हैं कि क्षेत्र के आसपास, उन क्षेत्रों में जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसको संरक्षण आरक्षित केंद्र घोषित किया जा सकता है। काम कौन करेगा? राज्य सरकार। ऐसी कोई घोषणा स्थानीय समुदाय के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात की जानी चाहिए। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप एक भी लेक्चर को मिस नहीं कर सकते। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की घोषणा भूदृश्यों, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों एवं जीवों और उनके पर्यावास की सुरक्षा से की उद्देश्य से की जाती है। जो इनकी संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाती है वो किस लिए की जाती है? ताकि भूदृश्यों, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों एवं जीवों और उनके पर्यावास, उनका जो घर है, उनकी सुरक्षा की जा सके, इस उद्देश्य से की जा सकती है, ठीक है। एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। सामुदायिक रिजर्व की अगर हम बात करें तो सामुदायिक रिजर्व की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ऐसा पहले ही बता चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी भी निजी और सामुदायिक भूमि में की जा सकती है। ध्यान सुनिएगा, सामुदायिक रिजर्व की बात कर रहे हैं कि किसी भी निजी हो या सामुदायिक हो, कहीं पर भी की जा सकती है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व के भीतर, जहां किसी व्यक्ति या समुदाय ने स्वेच्छा से वन्यजीव एवं उसके पर्यावास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवा समर्पित की है। कहने का मतलब है वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये सामुदायिक रिजर्व नहीं बनाया जा सकता। पहला बनाया जा सकता है निजी रूप से, दूसरा बनाया जाता है सामुदायिक रूप से, ठीक है। और घोषणा करेगी राज्य सरकार। प्राण जाति, वनस्पति जाति, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों तथा प्रथाओं की रक्षा के उद्देश्य से सामुदायिक रिजल्ट घोषित किए गए हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जैसा कि एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के मामले में होता है, सामुदायिक रिजर्व के अंदर निवास करने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते। तो हम फिर से देख लेते हैं, सामुदायिक रिजर्व में अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, और उसके बाद संरक्षण रिजर्व में मानव के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य में अधिकार प्रभावित नहीं होंगे अगर वहाँ के समर्थ, मतलब कि जो मुखिया हैं और जिला अधिकारी चाहें, लेकिन नेशनल पार्क में होंगे। नेशनल पार्क में किसी का कोई जोर नहीं चलेगा, किसी की कोई पहुंच नहीं चलेगी, ठीक। एज ऑफ नोट
2022 की बात कर रहे हैं तो कितना है टोटल नेशनल पार्क? 106 है, मैंने पहले ही बताया था। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बढ़ गई हैं, 566 हैं। और जैसा कि वहाँ पर दे रखा था 577 उस 2018 में दे रखा था, आई थिंक यही था, वो गलत थी। बहरहाल ऐसा नहीं था, विवाद भी हुआ था, लेकिन माना उसको उसी ने सही था। कंजर्वेशन रिजर्व आपके हैं वो 97 है। प्रोटेक्टेड एरिया है 1993 है, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो 993 हैं। सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो 97 हैं। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 566 हैं। और टोटल नेशनल पार्क 106 हैं, लेकिन 100 पार्क नेशनल पार्क बढ़ गए हैं। इसको देख लीजिएगा, 106 नहीं हैं अभी नेशनल पार्क बढ़ गए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क असम में बढ़े हैं कुछ, तो अभी शायद 112 समथिंग में हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर चेक करिएगा पूरा डेटा। आगे है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। अब ये शुरू होता है, यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थिति क्या है, कैसी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ठीक है। मिजोरम में क्या है, तो ये हम बारी बारी से खूब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए जाएंगे, लेकिन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हमने एक लेक्चर में पूरा सामुदायिक रिजर्व देख लिया, संरक्षण रिजर्व देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया, उसके बाद फिर उसमें वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली कि उनकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे डिक्लेयर होते हैं, अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि कौन घोषित करता है, किनका अधिकार प्रभावित होता है, किनका अधिकार प्रभावित नहीं होता है, किस में प्रभावित होता है और किस में भी नहीं होता है, ठीक। ये सारी चीज़ देख ली हैं। अब नेशनल पार्क की बारी है, उसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज की बारी आएगी, उसके बाद कुछ कानून और अधिनियम आएंगे आपके, कुछ इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं, और उसके बाद आपकी एनवायरनमेंट की सीरीज लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।